एंजियोजेनेसिस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। एंजियोजेनेसिस में अगर डेफिनेशन देखी जाए, इट्स अ प्रोसेस whereby new vascular structures emerge from ones that have already been established in the surrounding tissues or within the tumor mass. ट्यूमर सेल की ग्रोथ में ये तीन मैकेनिज्म है जिससे एंजियोजेनेसिस हो सकती है। इंट्यूसिसेप्शन, इसका मतलब होता है कि इन्वेजिनेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ वेसल्स इनटू इन अनदर पार्ट, ठीक है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ये आमतौर पे इंट्यूसिसेप्शन जो है ये इंटेस्टाइनल इन्वेजिनेशन, वन इंटेस्टाइनल इन्वेजिनेशन इनटू अनदर पार्ट, ठीक है। यानी कि अगला वाला पार्ट जो है पिछले पार्ट में इन्वेजिनेट कर देता है। इससे हम वेस्कुलर स्प्लिटिंग और स्प्राउटिंग एंजियोजेनेसिस, हम जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो स्प्राउटिंग एंजियोजेनेसिस के मुतालिक पढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं एंजियोजेनिक बैलेंस का, तो ये बड़ा एक जो है ना नेचुरल वे है बैलेंस का कि इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स जो है वो बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोस्पोंडिन है, ठीक है, एंजियोस्टेटिन है, एंडोस्टेटिन है, कैनेस्टेटिन है, टम्स्टेटिन है। इसी तरह जो एक्टिवेटर्स हैं ईजीएफ, एफजीएफ, वो ये सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब ये सिक्रीट होते हैं व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ एनी एंजियोजेनेसिस, इनहिबिटर्स आर ऑलवेज देयर टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स। अच्छा, प्लेन प्रोसेस में देख लें कि आप एंडोथेलियल सेल्स हैं और पेरिसाइट्स हैं। पेरिसाइट स्मूथ मसल सेल्स हैं जो वेसल्स वॉल को कवर करते हैं। अच्छा, विद डिफरेंट सिग्नल्स और स्टिमुलाई जो है पेरिसाइट्स जो हैं वो साइड पे हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स को वो सिग्नल्स जो है मजबूर करते हैं, दे स्टार्टेड टू एलोंगेट। और एलोंगेशन के साथ साथ अब ये देखेंगे जो आपको इधर ब्लड वेसल मिली, ये लीकी होंगी ब्लड वेसल्स, क्योंकि इनमें गैप्स हैं। ये सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप जब बढ़ेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पेरिसाइट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इनके आउटर सरफेस पे लगने लग जाएंगे। इसी साथ ही ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो स्टेब्लिश हो जाएगी। और ये इसी तरह जो ब्लड वेसल्स और एंजियोजेनेसिस कर रही होंगी, ठीक है, ये दो मेजर ब्लड वेसल्स हैं। और इनकी एंजियोजेनेसिस जब स्टार्ट हुई है स्पर्टिंग के जरिए, तो इसमें क्या हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर इधर लोकल जो फाइब्रोब्लास्ट मौजूद हैं उनके सिग्नल्स की वजह से, या यहाँ जो मोनोसाइट्स मौजूद हैं जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, वो फिर क्या करते हैं कि ये इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। और मिलाने के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये पेरिसाइट्स एस्टेब्लिश करते हैं एक लेयर ऑन टॉप ऑफ दिस वन, और ये एक अपना ल्यूमन बन जाता है, एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो फ्लो करने लग जाता है फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर वेसल्स। इस प्रोसेस को अगर आप इधर भी देखें तो ये है कि ये ट्यूमर सेल्स हैं। ट्यूमर सेल्स कुछ फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ वीजीएफ, फिजियोटीलियर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो है ये अटैच करते हैं ईजीएफआर रिसेप्टर्स के साथ या इंटेग्रिन रिसेप्टर्स के साथ, जो कि एंडोथेलियल सेल्स पे मौजूद होते हैं। और एंडोथेलियल सेल्स को मजबूर करते हैं कि वो कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करें, जिसकी वजह से ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व होती है, और जो पैरासाइट्स हैं साइड पे होते हैं, और ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसमें प्लेटलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्पोर्टिंग जो सेल्स हैं ये लोकल मैक्रोफेजेस हैं जो मोनोसाइट्स हैं, जो कि उधर टिश्यू के माइक्रो एनवायरनमेंट में, माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो तमाम जगह जहां ट्यूमर जो है वो सेल्स जो हैं वो डिस्पर्स हुए हुए हैं। अच्छा, जब आप स्प्राउटिंग एंजियोजेनेसिस की बात करते हैं, ऑब्वियसली वीजीएफ का एक ग्रेडियंट जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले ये जो आपके पेरिसाइट्स हैं, ठीक है, इनको डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। इनको डिस्प्लेस किया जाता है। अच्छा, एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि वीजीएफ अगर ओवर स्कीट हो रहा है तो इसके इनहिबिटर्स भी हैं। तो ऑब्वियसली जब इनका इंक्रीज एक्सप्रेशन किया जाता है, ये एक स्विच के तौर पे बिहेव करता है, जिसकी जिसकी ये रोशनी है जिसकी तरफ इन्होंने आना है। तो उसके साथ ही जो एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट भी किया जाता है, ठीक है। वो जब उनकी इनहिबिट होगी, ये डिस्प्लेस होंगे पैरासाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं जिनको अब हम फेलिंग सेल कहेंगे, ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटेगी और इनका यहाँ से जो है यहाँ से इनका सफर शुरू हो जाएगा वीजीएफ की साइड पे। अच्छा, जब इनका सफर शुरू होता है यही एंडोथेलियल सेल्स को हम नाम दे देते हैं कि दीज आर द फेलिंग सेल, ठीक है। अब ये फेलिंग सेल जो बने हैं इनका क्या काम है कि इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल होगा ये ज्यादा जो चेंज होगा, अपनी शेप चेंज करेगा, दैट इज बेसिकली दिस
ग्रेडियंट सेंसिटिव, ये वीजीएफ के अगेंस्ट जो है ये रिसेप्टर्स बनाएगा ताकि वीजीएफ के तरफ इसका जो है झुकाव रहे और ये उसकी तरफ बढ़ना शुरू करे। अच्छा, जब ये एक्सटेंड करेगा तो एक्सटेंड करने में क्या होगा, जो सबसे पहला सेल एक्सटेंड करेगा दैट इज बेसिकली अ टिप सेल। उसके साथ जो दूसरे सेल्स अटैच होते चले जाएंगे, इनको कहेंगे स्टॉक सेल। ये स्टॉक बना रहे हैं, ये सेल आगे वीजीएफ ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है ये आगे एक्सटेंड करता जाएगा और ये सेल स्टॉक सेल्स हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन अभी ये ल्यूमन बन रहा है, लेकिन अभी इन्होंने सही अपनी जो है ना अपनी शेप जो है ना वो अटेन नहीं की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक जो आगे टिप सेल बनता है, ठीक है, वो पिछले सेल को इनहिबिटरी सिग्नल्स देता है बाय नॉच और DII4 के जरिए के उनको उनको ब्लॉक कर देता है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेल है, ठीक है, वो टिप सेल बन जाएगा और पिछले सेल को स्टॉक सेल बना देगा। इसी तरह नेक्स्ट सेल जो है वो टिप सेल बन जाएगा, पिछला वाला सेल स्टॉक सेल बन जाएगा और इस तरह एक्सटेंड करते चले जाते हैं। उसके बाद ये कोलेटरल सर्कुलेशन है वो आपस में स्टैब्लिश होनी हो डिफरेंट जगहों पे या किसी दूसरी ब्लड वेसल के साथ स्टैब्लिश होनी हो। तो जो मोनोसाइट्स हैं टाई 2 और NRP1 जो है एक्सप्रेस करते हैं, उनके सर ये होता है कि ये जो टिप सेल्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं और एक एस्टेब्लिश करते हैं एक ल्यूमेन को। उसके बाद जब ल्यूमेन एस्टेब्लिश हो जाता है प्रॉपर, उसके साथ ही बेसमेंट मेम्ब्रेन इनके इर्द गिर्द बन जाती है। इसी तरह पेरिसाइट्स इसको कवर कर देते हैं, लेकिन ये जो ट्यूमर सेल्स के हैं दे आर स्टिल लीकी। अच्छा, अब इसमें और बड़ी चीजें देखने वाली है। एक तो ये कि वेस्कुलोजेनिक मिमिक्री, कुछ सेल्स जो हैं जो कि एंडोथेलियल नहीं होते, जो वहां मौजूद होते हैं सेल्स, ठीक है, वो भी सेल्स एंडोथेलियल सेल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो भी एंडोथेलियल सेल्स की प्लेस ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और दिस कॉज ऑफ जो एक सेल जो है वो एपिथेलियल सेल है और वो एंडोथेलियल सेल बनना है, या वो जो सेल्स उसके ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द हैं जो टिश्यू के सेल्स हैं, जब वो एंडोथेलियल सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं, दैट प्रोसेस इज बेसिकली एपिथेलियल टू एंडोथेलियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और वो फिर CD31 CD144 इंटेग्रिन जो है अल्फा बी बीटा 3 इसको एक्सप्रेस करते हैं। और ये सारे जो हैं क्लस्टर डिफरेंशिएशन 31 ऑफ 144 इंटेग्रिन, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंडोथेलियल सेल्स की जो कि अटेन कर लेते हैं एपिथेलियल सेल्स। इसी तरह वेस्कुलर कोऑप्शन एक है कि अगर ट्यूमर कर रहा होता है तो कैंसर सेल्स को जो प्री एग्जिस्टिंग टिश्यू है वेस्कुलेचर, ठीक है, वो भी उसके गिर्द लेके चलती है। वो वेस्कुलर जो है ना कोऑप्शन होती है कि वो ब्लड वेसल्स भी जो है ना इंस्टेड ऑफ स्प्राउटिंग आउट वो ट्यूमर के इर्द गिर्द जो है ना एक्सटेंड करने लग जाती है। अच्छा, जिस तरह एंजियोजेनेसिस होती है इस तरह लिम्फोजेनेसिस भी है, क्योंकि लिम्फेटिक फ्लूइड भी जो है वो वापस जाना होता है। तो लिम्फेटिक जो बनती है वजह एस्टेब्लिश करता है ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड बेसिकली लिम्फोजेनेसिस, ठीक है। और इसका यूनिक पाथवे ऑब्वियसली है, ठीक है। इसमें जो है दो बड़े VEGF रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक VEGF-C और VEGF-D। सिर्फ आपने ये याद रखने वाली चीज है। इसके और लंबे प्रोसेस हैं वो हम लिम्फोजेनेसिस में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम एंजियोजेनेसिस को जो है ना स्टडी कर रहे हैं। बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट लिम्फोजेनेसिस इज वन ऑफ अनदर प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली अलोंग विद ये जो अब देख रहे हैं आप, ये दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। अच्छा, ये VEGF की सिग्नलिंग है, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स की सिग्नलिंग है, ठीक है, DLL4 सिग्नलिंग है। अच्छा, अभी डाउनस्ट्रीम जो सिग्नलिंग कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्वियसली जब एंजियोजेनेसिस हो रही है, वेस्कुलर जेनेसिस मैंने आपको बताया था कि वो भी साथ साथ चल रहा है। वेसल्स मेच्योर भी होनी चाहिए, लीकी कम होनी चाहिए, आर्टीरियोवेनस जो है आइडेंटिटी भी होनी चाहिए कि आर्टरीज है तो आर्टरीज के साथ आर्टरीज ही अटैच हो, वेन्स ना अटैच हो, इसी तरह उनकी ब्रांचिंग में। अच्छा, जब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब ये सिग्नलिंग जो है ये जो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स के जरिए न्यूक्लियस के अंदर जाती है, तो न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पाथवेज और एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल सर पाथवे जब एक्टिवेट होता है दैट लीड्स टू इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ दोज एंडोथेलियल सेल्स, सर्वाइवल भी चाहिए, यू नीड परमेबिलिटी, जीन एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स जो कि आगे अगर उन्होंने प्रोलिफरेट करना है ट्यूमर सेल्स में। इसी तरह प्रोलिफरेशन के लिए आपको ग्रोथ साइकिल चलाने के लिए माइटोजेनिक सिग्नल्स चाहिए जो कि मैप काइनेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कि मैप काइनेजेस इटसेल्फ जो आगे जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाएंगे उसमें
सबसे इंपॉर्टेंट जो साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं जो कि जो है G1 से S में लेके जाते हैं सेल साइकिल को। अच्छा, मॉलिक्यूलर रेगुलेटर्स जो हैं उसमें अब ये डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसमें वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर फैमिली है, उनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैमिली है, प्रोकाइनेटिकन्स हैं, ठीक है, जो कि वीजीएफ से रिलेटेड ही कंपाउंड्स हैं। एफरिन्स हैं जो ईपीएच रिसेप्टर्स हैं, एंजियोपोइटिन्स हैं, टाई रिसेप्टर्स हैं और नॉच पाथवेज हैं। और ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज हैं। नॉर्मली हम इन पाथवेज को डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉलिकुलर सिग्नलिंग। अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन और की बात की जाए तो उसमें ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो इन डिटेल पढ़ाए जाते हैं। बट एट दिस टाइम जब आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल। ठीक है, यू कैन read out my slide outs later on. ऑब्वियसली जब सेल एनकरेज की बात होती है तो उसमें इंटेग्रिन जो है, कैडहेरिन और एडिनिन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स पे जो ब्लड वेसल्स को लाइन कर रहे हैं उस पर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स को एक्सट्राल्यूमिनल, इंट्रासेलुलर और इंटरल्यूमिनल सराउंडिंग से साथ अटैच करते हैं। एंडोथेलियल सेल्स ने आपस में भी अटैच होना है, एंडोथेलियल सेल ने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होना है, तो ये हेल्प करते हैं। इसी तरह ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लेटलेट्स अटैच होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स अटैच होते हैं किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से या ट्यूमर प्रोमोटिंग इफेक्ट की वजह से, तो वो सारे इन एंटेग्रिन्स, इन कैडहेरिन्स और इन एडहेरियन डिफरेंट एडहेरियन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं एंडोथेलियल के सेल्स के साथ। और फिर यहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो यहाँ से जो है इनसाइड आउट सिग्नलिंग जो है ना वो जाती है टूवर्ड्स द ट्यूमर सेल, ट्यूमर की ग्रोथ के लिए, उसकी उसको प्रमोट करने के लिए। अच्छा, एंजियोजेनेसिस से रिलेटेड प्रोटियोसिस की बात करते हैं तो एमएमपी जो है, मेम्ब्रेन मेटालिक प्रोटियोसिस, इसके बगैर तो कहानी खत्म ही नहीं होती। अच्छा, अब सोचने की बात ये कि ये आए कहाँ से। अच्छा, अब इनको स्क्रीट कौन सा कर रहे हैं, वही एंडोथेलियल सेल स्क्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वही लोकल जो फाइब्रोब्लास्ट है जो चेंज हो रहे हैं कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट में, वही लोकल सेल्स जो कि एंडोथेलियल एपिथेलियल टू एंडोथेलियल ट्रांजिशन में जा रहे हैं वो ये स्क्रीट करते हैं। अच्छा, इनका फायदा क्या है इनको स्क्रीट करने। इनको स्क्रीट करने का फायदा ट्यूमर दो तरीके से लेता है। एक तो एंजियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी तो तोड़ना है, उसमें कोलेजेंस है। ठीक है, उनको ये प्रोटीएसिस तो तोड़ेंगे। और दूसरा ये होता है कि ट्यूमर सेल ने जब इन्वेजिनेट करना होता है, ट्यूमर सेल ने जब आगे पहुंचना होता है, मेटास्टाइज करना होता है, ठीक है, उसके लिए जो गैप क्रिएट किया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो इलास्टिक फाइबर्स को तोड़ा जाता है, कोलेजेंस को तोड़ा जाता है, ये मेम्ब्रेन मेटालिक प्रोटीएसिस ही हैं। उसमें एमएमपी 1, 2, 9 और 14 जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है उसको हेल्प करने में। उसके अलावा एंजियोजेनेसिस जहाँ स्विच की बात करते हैं तो स्विच की बात करते हैं तो ऑन ऑफ स्विचेस ना ऑब्वियसली एंजियोजेनेसिस चलनी है या नहीं चलनी, और उसमें बड़ा डेलिकेट बैलेंसेस है। ऑब्वियसली जब आपके पास वीजीएफ कम मिकदार में होगा प्री एंजियोजेनिक, ठीक है, और इनहिबिटर्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली एंजियोजेनेसिस नहीं होगी। व्हेन वीजीएफ ज्यादा हो गया तो एंजियोजेनेसिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एंजियोजेनेसिस को अपने और ज्यादा करना है तो आप इनहिबिटरी फैक्टर्स को ज्यादा स्पीड करें ताकि वो जो है एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स उनको स्टॉप करे और एंजियोजेनेसिस है वो ज्यादा हो। तो स्टिमुलेशन और इनहिबिशन डेलिकेट सा बैलेंस है। ये वही बैलेंस की बात कर रहे हैं। डोरमेंट होती है वेस्कुलेचर ट्यूमर सेल्स के अंदर, फिर पेरीवेस्कुलर डिटैचमेंट, वेसल डायलेटेशन लीडिंग टू ऑनसेट ऑफ एंजियोजेनेसिस स्पाउटिंग, ठीक है, न्यू वेसल फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, और फिर वेस्कुलर। अच्छा, वो वेस्कुलर सप्लाई जो है वो फिर कोएगुलेशन सिस्टम ऑब्वियसली थ्रोम्बोप्लास्टिन्स हैं, थ्रोम्बिन्स हैं, इसके अलावा और डिफरेंट जो है कोएगुलेशन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स हैं जो कि एज अ रिजर्वायर और कैरियर्स ऑफ एंजियोजेनिक फैक्टर्स करते हैं, जैसे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा इनहिबिटर्स हैं PF4 और TSP1, ठीक है, उनको ये प्लेटलेट्स नीड करते हैं ताकि इनहिबिशन होगी तो एंजियोजेनेसिस होगी, एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स की इनहिबिशन जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ माइक्रो वेसल्स हैं जो कि कैंसर सेल्स जो है स्पीड करते हैं और जिसमें ये फैक्टर्स जो हैं वो लोकल वेस्कुलेचर को प्रोवाइड किए जाते हैं।
अच्छा, ये मॉलिक्यूलर रेगुलेटर्स की बात जब कर रहे थे, वीजीएफ जो कि एंजियोजेनेसिस करवा, उनकी एग्जांपल्स हैं, ये भी स्टिमुलेटर है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस की। यहाँ कुछ एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स हैं, टीएसपी1 है जिससे प्रीवियसली बात हुई, एंडोस्टैटिन है, एंजियोस्टैटिन है, ये सारे इनहिबिट कर रहे होते हैं और डिफरेंट लेवल पे इनहिबिट कर रहे हैं लिंक। यू डोंट हैव टू, आपको वो टेबल्स याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो कैंसर सेल्स ग्रोथ के लिए लाजमी चाहते हैं कि एक तो वेस्कुलर प्रॉक्सिमिटी में हो ताकि उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहे, ठीक है, उनको हाइपोक्सिक कंडीशन में ना सरवाइव करना पड़े, उनको न्यूट्रिशन भी मिल रही है, उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो ये सारी चीजें जो कैंसर सेल की उसमें जरूरी हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो वेसल्स एस्टेब्लिश होती हैं वो नॉर्मलाइज भी होती चली जाती हैं। वो जितना ट्यूमर एक्सपैंड करता है, जितना ट्यूमर जो है वो अपनी, वो कहते हैं ना कि जड़ें मजबूत करता है, उसी तरह वो अपने वेसल्स की फॉर्मेशन को जो है ना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लेके चलता है। अच्छा, कुछ ह्यूमन कैंसर्स में जो वेस्कुलेचर फॉर्मेशन है, ये डिपेंड करती है ट्यूमर सेल्स का, ठीक है, और ट्यूमर सेल्स जो है वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, डू दे नीड एंजियोजेनेसिस टू सर्वाइव। बाद दफा ये होता है कि कुछ ट्यूमर्स रहते हैं जिनमें एंजियोजेनेसिस की जरूरत नहीं होती है, दे आर ऑलवेज जो है ना फ्रॉम द स्टार्ट वेरी एग्रेसिव। मेलेनोमा सेल्स हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो आपको इंस्टा, आप जब डिटेक्ट करने लगते हैं दे आर ऑलरेडी बीन मेटास्टाइज टू डिफरेंट पार्ट्स, और वो नुकसानदेह ज्यादा है। कुछ ट्यूमर जो है बहुत बड़े होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, वेसल्स आप देखेंगे तो बड़ी वो जो है ना वेस्कुलेचर होगी, बड़े ब्लीड करते हैं जब ऑपरेट किया जाए, ठीक है, लेकिन ये होता है कि वो लेस मेटास्टेटिक होते हैं। इसी तरह प्रो एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं कुछ ट्यूमर्स, और जो प्रो एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और उसमें ये होता है कि बाद दफा जो ऑन्कोजीन्स की जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा रोल प्ले करती है, खासतौर पे रैस जो सर्क और माइक ऑन्को प्रोटीन्स हैं, ईजीएफआर, हार्टू ने, और ये वो सारी ऑन्कोजीन्स हैं जो कि प्रोलिफरेशन के साथ है, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के साथ है। तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, ये भी हेल्प करते हैं, ये जो जो फैक्टर्स हैं ईजीएफआर वगैरह जो कि एंजियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं ताकि प्रमोट हो। इसी तरह ट्यूमर जो है नियोवेस्कुलराइजेशन में ऑब्वियसली हाइपोक्सिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपोक्सिया जो है लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, वो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर को मजबूर करता है कि वो ब्लड सप्लाई को बढ़ाए और दूर दराज के जो ट्यूमर के सेल्स हैं वहां तक ब्लड सप्लाई। अच्छा, जो हाइपॉक्सिया है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ब्लड वेसल फॉर्मेशन में जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है उससे गिरती है तो उसके साथ ही सेल्स हाइपॉक्सिक हो जाते हैं। हाइपॉक्सिक सेल्स जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्रिएट करते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाइपॉक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा है, 2 अल्फा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इनकी डाउनस्ट्रीम जब सिग्नलिंग होती है, that leads to activation of VEGF, SDF1, angiotensin 2, फिर PIGF, PDGF, बीटा स्टेम सेल फैक्टर्स हैं, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि अल्टीमेटली जो है वो हाइपोक्सिया के अंडर जो है वो एंडियो। अच्छा, अब जब हाई ऑक्सीजन होगी तो हाइपोक्सिक इंड्यूसिंग फैक्टर 1 अल्फा जो है ना कम होगा, नॉर्मल ब्लड वेसल होंगे। लेकिन जब एंजियोजेनिक स्विच क्रिएट होता है जिसमें एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो है वो कम हो जाते हैं और एंजियोजेनिक या प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, तो ये जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है वो ग्रेडियंट जो है वो दैट लीड्स टू हाई हाइपोक्सिया 1 अल्फा सिक्रीशन, और वो जो आपको बात कर रही थी ना कि जो एंजियोजेनिक स्विच होना चाहिए और वो ऐसा ग्रेडियंट जो एंजियोजेनिक प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होता है जो कि स्प्राउटिंग को शुरू करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एपॉक्सिया में समझने वाली है कि नॉर्मल सेल्स की सर्वाइवल के लिए जो उसने रहना है वो 50 टू 100 माइक्रोमीटर ऑफ कैपिलरी के डायमीटर में रहना है, फिर वो सर्वाइव करेगा। अगर वो हाइपॉक्सिया होगा तो हाइपॉक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर हाइपॉक्सिक रिस्पांस एलिमेंट को स्टिमुलेट करता है इनसाइड सेल, वो अपोप्टोसिस से अगेंस्ट एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स को स्क्रीट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, और फिर ये एंजियोजेनेसिस को बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। ट्यूमर रिलेटेड जो वेस्कुलेचर आप उसमें देखें कि एक नॉर्मल कैपिलरी बेड में और ट्यूमर के अंदर जो कैपिलरी बेड में उसमें कितना है, एक तो ये है कि टॉर्चरस वेसल्स हैं, लीकी वेसल्स हैं, एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कनेक्शंस हैं, ठीक है,
और यही अब नॉर्मेलिटी जो है ये एक तो ट्यूमर सेल को सरवाइव करती है और फिर यही अब नॉर्मेलिटी जो है उसको इन्वेजिनेट करने में, उसको जो है मेटास्टाइज करने में उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो एंजियोजेनेसिस इज वन ऑफ द प्रीलूडिंग फैक्टर्स जो कि जो है ना उसको मेटास्टाइज करने में जो है ना हेल्प करता है। अच्छा, अब हम कुछ स्ट्रेटजीज देख लेते हैं टारगेट जो ट्यूमर वेस्कुलेचर को रोक सकती है। उसमें कुछ डिसरप्टिंग एजेंट्स दे दें जिसमें CA4P बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्रोम्बोसिस के जरिए उन ब्लड वेसल्स को खत्म करने में हेल्प करता है। इसी तरह अब जो एंजियोजेनिक सेल्स हैं उसमें जो है सनेटिनिब है वो इनहिबिट करते हैं VEGFR रिसेप्टर्स को। अगर VEGF ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस हुआ होगा एंजियोजेनिक फैक्टर एक्सक्रीट होंगे, रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगी। इसी तरह जो रिसेप्टर्स अगर जो लाइगेंड स्क्रीट हो रहे हैं, जो फैक्टर स्क्रीट हो रहे हैं, उनको डायरेक्ट इनहिबिट कर दिया जाए विवेक्सीमैब के जरिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब जो ऑन्कोजेनिक पाथवेज हैं जिससे पहले भी बात की थी कि रैस है, सर्क है, माइक है, हर्टून्यू है, ठीक है, इनको अगर आप डायरेक्ट भी इनहिबिट कर देते हैं तो प्रोलिफरेशन रोकने के साथ साथ आप एंजियोजेनेसिस को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेसल्स को, स्प्राउटिंग को, उनके फैक्टर्स को, प्रो एंजियोजेनिक सिग्नलिंग को अगर आप रोकें तो यू कैन एक्चुअली स्टॉप द एनहांसमेंट ऑफ ग्रोथ। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि अभी इस वक्त करंटली आर इन यूज। विवेक्सीमैब है, सनेटिनिब है, सिफ्रानिब है और डिफरेंट जो है ये कैंसर्स में यूज हो रही है। डिफरेंट फैक्टर्स को ये एक और लिस्ट है जिसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग एंजियोजेनिक एंटी एंजियोजेनिक एजेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें एजेंट्स हैं विद एंटी एंजियोजेनिक एक्टिविटी फॉर नॉन एंटी एंजियोजेनिक इंडिकेशंस और फिर एंटीवेस्कुलर एजेंट्स जो हैं वो। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसे हैं अगर आपने करने हो, ठीक है, फ्लो मेजरमेंट्स आप कर सकते हैं, डॉपलर। इसके अलावा ट्यूमर मॉडल, स्किन फोल्ड विंडोज, मैट्रीजेल इम्प्लांट मेथड्स, ठीक है, कॉर्निया माइक्रो पॉकेट ऐसे, ये डिफरेंट एसेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर लुकिंग एट द एंजियोजेनेसिस इन अ ट्यूमर। ठीक है, और ये सारे इन विट्रो और इन विवो दोनों मॉडल्स के लिए साइड है। अच्छा, अब टारगेटिंग ब्लड वेसल्स में आपके पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब इतना आसान नहीं है करने के लिए। एक तो ये है कि डिफरेंट ट्यूमर्स में डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। एक ड्रग के इफेक्ट जो है बिविक्सिमैब, सनेटिनिब है, सफ्रानिब है, डिफरेंट ट्यूमर में डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। किसी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, किसी में कम रिस्पॉन्स आता है। अल्टीमेटली जब आप ड्रग को विड्रॉ करते हैं तो एक तो रिलैप्स होता है और ट्यूमर से पूरी तरह खत्म नहीं होते और रिलैप्स होता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस के थ्रू भी हो सकता है क्योंकि ये क्वाइट रेजिस्टेंस बड़ी जल्दी हो जाती है। रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाते हैं जिन रिसेप्टर्स को आप ब्लॉक करना चाह रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा जिस लाइगेंड के या जिस एंजियोजेनिक स्विच के अगेंस्ट, जिस फैक्टर के अगेंस्ट अगर आपने दे रहा है तो वो उसके बजाय दूसरा फैक्टर जो है ना वो स्ट्रीट होना शुरू होता है जिसके अगेंस्ट जो है आप एंटी एंजियोजेनिक ड्रग ही कोई नहीं। इसके अलावा ऑन्कोजेनेसिस जो प्रोसेस हो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कुछ ट्यूमर स्पेसेस हैं, इनकी म्यूटेशंस वगैरह हैं, तो ट्यूमर को अगर आप एंजियोजेनेसिस से खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके पास और बहुत सारे मेथड हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वो उन मेथड्स को मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग कर लेता है, किसी ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स को जो है और खराब कर देता है, या उसमें ऑन्कोजेनेसिटी जो है, जो प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग वो ज्यादा हो जाती है, मेटास्टाइज कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम बड़ा होता है इंपॉर्टेंट कि आप अभी ट्यूमर स्पेसिफिक बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इंटर ट्यूमर दे देंगे तो चलो वो लोकली थोड़ा सा करेगा। अदरवाइज जो एंजियोजेनिक एजेंट्स, इनका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये नॉर्मल जो एंजियोजेनेसिस उसको भी रोकते हैं। मतलब कि आपकी वूंड हीलिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो है ना वेसल्स टॉर्चरस हो सकती हैं, लीकी हो सकती हैं, तो ये बहुत सारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसको बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। जाने से पहले एक फूड ऑफ थॉट है, और वो ये है कि जब एंजियोजेनेसिस को आप रोकते हैं, जो रेजिस्टेंस की अभी मैंने पीछे बात की थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर वो ये भी है कि जब एंजियोजेनेसिस को आप रोकते हैं तो जो डिस्टेंट सेल्स होते हैं, जो हाइपोक्सिक सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट वेस्कुलोजेनेसिस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट के व्हाट आर BMPs जो वेस्कुलर जेनेसिस में हेल्प करती हैं, एंड हाउ वेस्कुलर जेनेसिस टेक प्लेस व्हेन एंजियोजेनेसिस इज either not there or has been stopped by different drugs. Thank you very much. Inshallah Ta'ala, see you soon.